गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के शिक्षण शास्त्र में भाषा संरचना के तहत कुछ पढ़ा था, जिसमें वर्ण, व्यंजन तथा उसके भेद और उसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम शब्द के बारे में और इसके भेद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जाने कि शब्द कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, गमला, अलमारी, रथ, कोई भी शब्द बोल रहे हैं और उसका कोई मतलब समझ में आ रहा है, वही शब्द होता है। ठीक है, अब इनके भेद के हम देखते हैं। तो शब्द के भेद जो है अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन दृष्टि होता है? अर्थ की दृष्टि से शब्द के अलग भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के अलग भेद होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं। रचना की दृष्टि से अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, इसका मतलब है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है या कोई अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और वहीं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। सार्थक शब्द यानी कि मैं बोल रहा हूँ बाल्टी, कुकर, कुर्सी, बेंच, टेबल, कोई भी चीज़ बोला हूँ, कोई भी शब्द बोला हूँ, उसका कोई ना कोई मतलब समझ में आया। जो भी सुन रहा है उसको समझ में आ जाता होगा कि किसी न किसी वस्तु का नाम है, नाम लिया जा रहा है। वहीं मैं अगर बाल्टी की जगह बाल्टी बोलूँ, कुर्सी की जगह मुर्सी बोलूँ, तो कुर्सी और बाल्टी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। यानी जो भी सुनेगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है व्यक्ति। तो जिन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वही शब्द निरर्थक होता है। और जिन शब्दों का मतलब समझ में आ जा रहा है, यानी अर्थ निकल रहा है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। समझ गए आप लोग? हाँ, ठीक है। तो ये तो रहा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब दूसरा आपका है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए नया नया नाम आ रहा है। विकारी यानी विकारी का मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, यानी बदलाव आना। यानी जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। वहीं जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब इनका उदाहरण देखेंगे। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया, ये सब आ जाते हैं। यानी इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं विकारी शब्द यानी कि क्रिया विशेषण हो गया, आपका संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो शब्द हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो शब्द आते हैं शब्द विचार के अंतर्गत, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। क्लियर?
तो एक जो है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। तीसरा आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम यानी बिल्कुल शुद्ध, यानी संस्कृत के कुछ शब्दों को ज्यों कहते उठा करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द बिल्कुल शुद्ध होते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य, रात्रि, अग्नि आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सब जो है संस्कृत से ज्यों कहते उठा करके रख दिया गया है, किसमें? हिंदी में ला दिया गया है, तो इसका नाम पड़ गया है तत्सम शब्द। वहीं अब आते हैं तद्भव पर, यानी इन्हीं तत्सम शब्दों के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यानी जब तत्सम शब्दों में कुछ परिवर्तन करके या बिगाड़ करके कर सकते हैं, परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है। जैसे तद्भव का मतलब, जैसे मैंने पहले तो बोला तत्सम में सूर्य, अब इसी को तद्भव बोलेंगे तो हो जाएगा सूरज। पहले बोला मैंने रात्रि, अब इसी को तद्भव बोलेंगे तो हो जाएगा रात। पहले बोला मैंने अग्नि, अब इसी को तद्भव बोलेंगे तो हो जाएगा आग। इस तरह से मतलब वही रहता है, लेकिन नाम अलग अलग हो जाता है। तद्भव में अलग हो जाता है, तत्सम में अलग हो जाता है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही होता है। ये रहा तद्भव और तत्सम। अब आते हैं देशज शब्द। देशज यानी देश में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, लोकल भाषाएं, यानी आम बोलचाल की भाषाओं को जब हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि देश के विभिन्न भाषाओं से ले करके हिंदी में प्रयोग की गई भाषा को, शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, धोती, ये सारे जो हैं देशज शब्द हैं। ठीक है। और चौथा नंबर आता है विदेशी शब्द, यानी जो शब्द विदेशों से ले करके, विदेशों द्वारा, ऐसे कर सकते हैं, जिन शब्दों को, जो शब्द विदेशी भाषाओं से उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगी हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्द में कहेंगे कि विदेशी व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद उनके द्वारा बोली गई भाषाओं में से कुछ शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है, उन्हीं को हम विदेशी भाषा कहते हैं। विदेशी का मतलब दूसरे देश का भाषा। ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल प्रयोग करते हैं ना, स्कूल अक्सर हम लोग स्कूल करते हैं, स्कूल यानी ये है इंग्लिश वर्ड, लेकिन हम प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, टीचर, ये सब जो है विदेशी भाषा है। इस तरह से और बहुत सारे विदेशी भाषा हो सकते हैं, जैसे अरबी के अलग होते हैं, फारसी के अलग, तारीख, ये सब विदेशी भाषा हैं। ठीक है। अलग अलग पुर्तगाल के कुछ अलग भाषाएं हैं, इसका बहुत विस्तृत जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रहा आपका विदेशी भाषा, यानी विदेशी शब्द। यानी उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अब आते हैं, लास्ट है आपका रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ यानी बिल्कुल अकेला, खंड खंड होना, यानी जिन शब्दों के
जिन शब्दों को खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आँख, एक शब्द हो गया आँख। अब इनको अलग अलग करेंगे ना, इनके वर्णों को अलग करेंगे तो दोनों का कोई अर्थ अलग हो जाएगा और ख अलग हो जाएगा, यानी दोनों खंड अलग हो जाएगा और खंड होने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा गया है। बहुत सारे रूढ़ शब्द एग्जाम्पल है आँख, नाक, कान, ठीक है। तो इनको खंडित करने पर, इनके टुकड़े करने पर जब इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वहीं यौगिक, यौगिक का मतलब होता है जोड़, योग यानी जुड़ना, यानी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, ठीक है, जो जब दो शब्द आपस में मिल करके एक शब्द बनाते हैं और उनका खंड करने पर भी उनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे यौगिक में जैसे आपको मान लीजिए घर चल, यानी घर और चल दो शब्द हैं। विद्यालय, विद्या और आलय, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल जा रहा है, दोनों को तोड़ रहे हैं तभी दोनों का कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है, इसलिए वो हो गया आपका यौगिक शब्द, विद्यालय। अब तीसरा आते हैं आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी वह शब्द जब वे दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिल करके एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, एक नए अर्थ की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके एक नए अर्थ की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, लंबोदर आदि। दो एग्जाम्पल बहुत है, यानी लंबा है उधर कहते ना, लंबोदर यानी लंबा पेट वाला, यानी गणेश जी हो गए बड़ा पेट वाला। दशानन, दस है आनंद, यानी इनको अलग करते हैं तब भी हम तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन उसका कुछ अलग विशेष अर्थ निकलता है। कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका भाषा, सॉरी ये रहा शब्द और उसकी परिभाषा और उसके भेद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इसी के क्रम में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में वाक्य पढ़ेंगे और उसके भेद पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में यूनिट 3 में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।